मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण की अधिगम में भूमिका। क्योंकि आलोचनात्मक बहुसंस्कृतिकरण यानी कि विभिन्न संस्कृतियों का आपस में संपर्क स्थापित होना, उनमें समन्वय होना और उसका अधिगम में किस तरह से इसकी क्या भूमिका होती है, उस चीज को आज हम समझेंगे। क्योंकि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए हम निश्चित है कि किसी के प्रभावी या अच्छे कार्य को या अच्छी तरीके को, विधि को हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि हमारा अधिगम की प्रक्रिया जो है या शिक्षण की प्रक्रिया है वो प्रभावी बन सके। तो इसी दृष्टिकोण से अधिगम में इसकी भूमिका में सबसे पहला है अधिगम वातावरण और बहुसंस्कृतिकरण। अधिगम वातावरण और बहुसंस्कृतिकरण। अब अधिगम वातावरण, ठीक है ना। एक समय था, जैसे कि हम भारतीय प्राचीन शिक्षा से इसकी तुलना करते हैं कि जब वातावरण निर्माण में ये था कि हम एक बिल्कुल शांत चित्त वातावरण में, जंगलों में विद्यालयों की स्थापना हुआ करती थी और बालकों को उसी वातावरण के अनुकूल उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। फिर बाद में है कि जब यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति में था कि वहां पर जैसे एक निश्चित बंधे हुए माहौल में शिक्षा प्रदान की जाती थी, दोनों का समन्वय हुआ, तो वहां पे भी जैसे शांत वातावरण पर प्रेफरेंस दी जाने लगी। यहाँ पर शांत वातावरण में लेकिन एक निश्चित स्थान, चार दीवारी जिसको हम कह सकते हैं, उस इस तरह के, और वहां पर अधिगम का वातावरण इस तरह से कि बालक को, जैसे कि हम एक प्राकृतिक रूप से हम उसको अर्जित करते थे, वहां पर शिक्षक बालक की स्वयं के इच्छा के अनुसार उसको अवसर प्रदान किए जाते हैं पाश्चात्य में। तो दोनों चीज का यहाँ समन्वय हुआ भारतीय शिक्षा में। अब जैसे बालक की जैसे कि रुचि क्षमताओं को भी ध्यान में रखा जाने लगा, उनको भी महत्व प्रदान किया जाने लगा, यानी कि शिक्षा का वातावरण निर्मित करने में जहाँ पाश्चात्य संस्कृति की विशेषताओं को हमने अपनाया, तो हमारी संस्कृति की कुछ विशेषताओं को पाश्चात्य संस्कृति में अपनाया गया। दूसरी जो चीज थी इसमें अधिगम गतिविधियां। अधिगम गतिविधियां, जैसे भारतीय संस्कृति के अंदर प्रारंभ से ही जो बालकों को शिक्षा देने का था, वो किस्से कहानियों के आधार पर कुछ नैतिक मूल्यों के उसके संबंधित शिक्षा प्रदान की जाती है। पाश्चात्य संस्कृति में जो था जैसे ये था कि प्रयोग और प्रयोगशालाओं का प्रयोग किया जाता था। तो जो वो चीज बालक प्रयोग करके प्रयोगशालाओं के अंदर बालक बहुत कुछ स्वयं सीख पाता है, वह चीज शिक्षा के लिए बड़ी प्रभावी और उपयोगी थी, तो उसे हमारी संस्कृति ने अपनाया। शिक्षण विधियों के अंदर किसी कहानियों का उपयोग करना, जो ये चीजें थी, इनको वहां पर छोटे बच्चों के लिए अपनाया गया। तो एक तरह से कहा जाए कि शिक्षण गतिविधियों में दूसरी संस्कृतियों की जो शिक्षण गतिविधियां हैं वो प्रभावी हैं, रोचक हैं, तो उनको स्वीकार किया जाता है। दोनों ही संस्कृतियों का परंपरागत में उस नवीनता को स्वीकार करके और अधिगम को प्रभावी बनाया जाता है। उसके बाद आता है अधिगम कौशल। अधिगम कौशल है ना। यहाँ पर जैसे भारतीय परंपरा हम जैसे अन्य संस्कृति के अंदर जो अधिगम के लिए कौशल प्रभावी हैं, कौशल जो हैं उनके शिक्षण से बालक के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं और उसको एक दूसरी संस्कृति में नहीं है, तो उस चीज को अपनाकर और कहा जाए कि शिक्षण को, अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। जैसे कि हमारे यहाँ पर जो एक तरह से कहा जाए कि प्रारंभिक उसमें था कि हम घरेलू उद्योगों में बालक को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, उस कौशल के विकास पर बल दिया जाता, मतलब
लेकिन पाश्चात्य उसमें कि बालक को स्वयं करने के समस्त अवसर प्रयोगशाला और आदि के माध्यम से जो है उनको स्वयं सीखने के अवसर प्रदान किए जाते थे, जिसको कि हमारी संस्कृति में भी अपनाया गया है, अधिगम की जो उसमें अपनाया गया, जिससे कि अधिगम को रोचक और प्रभावी बनाया जा सके। फिर बाद में है अधिगम क्षेत्र। अधिगम क्षेत्रों की जहां तक बात आती है तो यहाँ पर पाश्चात्य और भारतीयों के, तो भारतीयों में जैसे अधिगम क्षेत्र जो था वो हमारे नैतिक मूल्य, संस्कार, प्राणी मात्र के प्रति दया, प्रेम, सहानुभूति, ऐसे जो है इन क्षेत्रों की विशेष रूप से प्रशिक्षण बालकों को शिक्षा प्रदान की जाती है। पाश्चात्य संस्कृति की बात की जाए तो वहां पर स्वहित पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर भारतीय संस्कृति में परहित पर विशेष ध्यान दिया जाता था और पाश्चात्य संस्कृति में स्व-विकास, स्वहित पर विशेष बल दिया जाता था। अब जिससे दोनों का समन्वय हुआ और यहाँ पर जैसे स्वहित का भी सम्मिलित किया गया, यानी कि बालक के नैतिक मूल्य, संस्कार आदि के साथ में स्वहित की शिक्षा भी प्रदान की जाने लगी, जिससे कि वह स्वयं के विकास की, स्वयं की प्रगति पर भी बालक ध्यान केंद्रित करे और उसका विकास संभव हो सके। अगली बात थी यहाँ पर उद्देश्य। अधिगम उद्देश्य, ठीक है ना। तो उद्देश्यों में भी जैसे कि एक उद्देश्य निर्धारित शिक्षा पर विशेष रूप से बल दिया जाना है। पाश्चात्य संस्कृति में यह था कि बालक के स्वयं के विकास के दृष्टिकोण से उसी अनुकूल उद्देश्यों का निर्धारण होता था या उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान की जाती थी। भारतीय संस्कृति में जो था वो उद्देश्य मूल रूप से था कि बालकों के नैतिक संस्कार मूल्यों का विकास होना। तो यानी कि उन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दोनों का समन्वय हुआ, यानी कि दूसरी संस्कृति में शिक्षा के उद्देश्यों के जिन रूपों को स्वीकार किया जाता था और वो लाभकारी थे या प्रभावी थे, तो उनको दूसरी संस्कृति के द्वारा स्वीकार किया जाना, अपनाना अधिगम के जो है बहुसंस्कृतिकरण की पद्धति में अधिगम के विकास में सहायक बनती है। फिर बाद में अधिगम सामग्री। अधिगम सामग्री की जहां तक बात आती है तो जैसे कि अधिगम सामग्री जो अधिगम के लिए किस तरह की सामग्रियों की आवश्यकता है, सहायक सामग्रियों का, जैसे भारतीय संस्कृति इसमें तो मूल रूप से चार्ट्स, मॉडल्स और इन्हीं का उपयोग किया जाता है। और पाश्चात्य में नवीन तकनीकी, वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग किया जाता है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, इन्हीं के माध्यम से ओवरहेड प्रोजेक्टर जैसी नवीन तकनीकों का निरंतर रूप से प्रयोग होता रहा है। तो भारतीय संस्कृति में भी अब इन नवीन तकनीकों का, नवीन शिक्षण सामग्रियों का, सहायक सामग्रियों का उपयोग किया जाने लगा है। तो ये अधिगम में बहुसंस्कृतिकरण और अधिगम में जो एक भूमिका है बहुसंस्कृतिकरण की, वो महत्वपूर्ण भूमिका है। अगली बात यहाँ पर आती है अधिगम व्यूह रचना। अधिगम व्यूह रचना, ठीक है। अधिगम व्यूह रचना की जहां तक बात आती है तो पाश्चात्य संस्कृति में किसी भी अधिगम के लिए योजना बनाने के, शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाने के लिए बाकायदा एक व्यूह रचना का निर्माण की जाती थी, यानी कि एक पाठ योजना का निर्माण करके और उसका उपयोग किया जाता था। तो उसी चीज को हमारी भारतीय संस्कृति में भी महत्व दिया जाने लगा कि एक पूर्व व्यूह रचना का निर्माण करके अगर शिक्षण चाहता है तो शिक्षण को प्रभावी और रोचक बना सकता है। तो बहुसंस्कृतिकरण के अधिगम में एक महत्वपूर्ण भूमिका है कि यह व्यूह रचना के निर्माण पर भी बल दिया जाने लगा। फिर है अधिगम संस्कृति। अधिगम संस्कृति, अधिगम संस्कृति यानी कि हर एक की अपनी संस्कृति होती है। अधिगम संस्कृति मतलब हर जगह की अपनी एक संस्कृति होती है, एक अपने मूल्य होते हैं, एक अपना तरीका।
तो अधिगम संस्कृति से तात्पर्य कि यहाँ पर वो समस्त क्रिया या वातावरण या इस तरह से प्रक्रियाओं को निर्मित किया जाए जिससे कि अधिगम को प्रभावी बनाया जा सके। तो हर जगह की अपनी सोच होती है, अपनी विचारधारा होती है। भारतीय उसमें गुरुकुलों में ही शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसा गुरु चाहता था वैसी शिक्षा प्रदान की जाती थी, और एक तात्कालिक जो मूल आवश्यकताएं थी खाली उसी पर ध्यान केंद्रित किया जाता। अन्य जो दैनिक जीवन की आवश्यकताएं हैं वो एक सामान्य रूप से कि पारिवारिक स्तर पर ही बालक सीख लेता, लेकिन वे शिक्षा का एक हमारी संस्कृति में उनका समावेश नहीं था। लेकिन अन्य स्थान पर ये था कि जो स्थानीय उद्योग, क्या कहना चाहिए, उद्योग हैं या जो घरेलू उद्योग हैं, इनको भी शिक्षा के माध्यम से अन्य बालकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए, यानी कि एक सांस्कृतिक अन्य संस्कृति का जो है समावेश हो जिससे कि उसका विकास हो सके। तो इन हमारी संस्कृति में भी उन चीजों को अधिगम की संस्कृति में विभिन्न ये परिवर्तन लाए गए जिससे कि अधिगम को प्रभावी बनाया जा सके। फिर आते हैं अधिगम प्रभावशीलता। अधिगम प्रभावशीलता यानी कि अधिगम प्रभावी उसकी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों का होना अनिवार्य है, विभिन्न तरीकों का अपनाया जाना चाहिए, जैसे कि शिक्षण विधियां हैं, विभिन्न प्रकार की उसको अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये अन्य अलग अलग क्षेत्रों से अन्य दूसरी जो है देशों से या पाश्चात्य देशों में उस तरीके को देखा समझा कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या प्रयास किए जाते हैं, किस तरह के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तो उसको भी हमारे द्वारा या हमारे संसाधनों का उनके द्वारा उपयोग किया जाने में किया जाना एक अधिगम के जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद आता है अधिगम संसाधन। अधिगम साधन साधन अधिगम के लिए किन साधनों का होना बहुत जरूरी है, कौन से साधन हैं जो प्रभावी हैं, किस राष्ट्र में कौन से ऐसे साधन हैं जो प्रभावी ढंग से उपयोग और वहाँ के बच्चों का बेहतर विकास है, अब उस चीज को देखकर हम उसको स्वीकार करते हैं, तो ये अधिगम की एक महत्वपूर्ण भूमिका है जो कि उसका विकास में सहायक होती है। अगली चीज जो यहाँ आती है अधिगम सिद्धांत। अधिगम सिद्धांत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत सारे अधिगम के सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, तो शिक्षा में उनका उपयोग करना। अब कई विदेशी मनोवैज्ञानिकों ने नए नए इसके सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं, तो उनको हमारे यहाँ पर अपनाना, हमारे द्वारा जो किए गए उनके जो उनको उन पाश्चात्य देशों के द्वारा अपनाना ही बहुसंस्कृतिकरण में अधिगम में शिक्षा में की भूमिका अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात कि जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है उनको अपनाना और उनके द्वारा शिक्षा की प्रक्रिया को प्रभावी और रोचक बनाने की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर लास्ट में आता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, है ना। प्रभावित करने वाले कारक यानी कि उन सब कारणों को स्थान प्रदान करना जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। अर्थात कि एक राष्ट्र की जो है परंपरागत जो तरीका है वो दूसरे राष्ट्र से भिन्न होता है। अब एक राष्ट्र की या दूसरे राष्ट्र की जो कहना चाहिए कि रोचक, प्रभावी और उपयोगी जो तरीके हैं उनको हमारे द्वारा अपनाना और अपने बालकों के विकास में अधिगम में उनका उपयोग करना एक तरह से कहा जाए बहुसंस्कृतिकरण के में की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका मानी। आशा करती हूँ कि मेरी आज की बात आपको समझ में आई होगी। इसी के आधार पर एक प्रश्न आपको करना है। आलोचना बहुसंस्कृतिकरण में प्रश्न है
बहुसंस्कृतिकरण की अधिगम में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। बहुसंस्कृतिकरण की अधिगम में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। इस प्रश्न के साथ अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें, घर से बाहर ना निकलें, बहुत अधिक आवश्यकता होती है अगर घर से निकलना पड़ता है तो मुंह पर डबल मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।